All right. Hi everyone. I hope I'm audible. I'm visible now. और सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक चल रही है। एक बार मुझे कंफर्म कीजिएगा क्या मैं विजिबल हूँ, क्या मेरी ऑडियो ठीक है, सब कुछ ठीक चल रहा है अभी। हाय पायल, हाय शुभांगी, अप्सर, ऑल डन। ठीक है, चलो सही है। सो आज हम पैराजंबल्स अपने स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और अगर मैं थोड़ी सी चीज़ें आप लोगों को याद दिलाऊं बेटा, तो मैंने आपके पूरे इंग्लिश को 3 लेक्चर्स के अंदर, 3 पार्ट के अंदर डिवाइड किया हुआ है। पहले अपना ग्रामर वाला पोर्शन जो कि हमारा प्रॉपर चल ही रहा है, ठीक है, इसका फोल्डर ही मैंने अलग से बनाया हुआ है। बी हमारा वोकैब वाला फोल्डर मैंने आप लोगों का बनाया हुआ है, जिसके अंदर वोकैबलरी, आपके इडियम्स एंड फ्रेजेस, ठीक है, आपकी फ्रेजल वर्ब्स आ गए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फॉरेन वर्ड्स, ये सब मैं इस वाले फोल्डर के अंदर डालने वाला हूँ। तीसरा एक मैंने अंडरस्टैंडिंग वाला फोल्डर आपका बनाया हुआ है, ठीक है। और अगर आपको पहले दिन जो हमारी ओरिएंटेशन क्लास थी वो याद होगी, तो मैंने आपको बताया था कि आपके पैराजंबल्स हो गए। देखो, आपके पैराजंबल्स हो गए, आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन हो गया, आपके क्लोज टेस्ट हो गए, ठीक है। क्लोज टेस्ट हालांकि सीवीटी नहीं पूछता है, बट मैं आपको कराऊंगा। क्लोज टेस्ट हो गए, आपके एनालॉजी हो गया। ये सारी चीजें जो है, ये सारी की सारी चीजें मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग वाले फोल्डर के अंदर डालूंगा। अब ये अंडरस्टैंडिंग है क्या? देखो बच्चे, अगर मैं आपसे पैराजंबल्स की बात करूं या मैं आपसे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की बात करूं, ये चीजें ऐसी नहीं है कि टीचर ने 3-4 क्लासें ली और आपके दुख दर्द खत्म हो गए। ये ऐसी नहीं है। ये चीज ऐसी है जो कि ध्यान रखना, आपकी रीडिंग प्लस आपकी प्रैक्टिस, इसी चीज से ही जो है आपकी इंप्रूव होगी। मैंने बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया पिछले 1.5-2 महीने, जितने दिन हमारे ग्रामर की क्लासेस चली थी, मैंने फोकस नहीं किया। मैंने इतना ज्यादा फोर्स भी नहीं किया आप लोगों को कि आप जो है रीडिंग करो, रीडिंग करो, रीडिंग करो। बट अब मैं पर्सनली बोलूंगा, देखो जो बच्चा क्लास 12th के अंदर है अभी, उसको तो ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा रीड करने का। बट जिन बच्चों ने ड्रॉप लिया हुआ है, मैं पर्सनली आप लोगों को रिकमेंड करूंगा एक चीज। क्या? देखो, आप लोग रीड करना स्टार्ट करो। अगर आपकी रीडिंग अच्छी नहीं है, ठीक है, तो आप बेसिक बुक से स्टार्ट करो, ठीक है। बहुत बेसिक बुक्स जो होती हैं, आप क्लास 6 की इंग्लिश की बुक उठा लो, 7th की इंग्लिश की बुक उठा लो, ठीक है। थोड़ा सा आपको लगे कि मैं उसको समझ पा रहा हूं, क्योंकि देखो, ये जितनी भी चीजें, पैराजंबल्स है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन हो गए, आपके क्लोज टेस्ट हो गए, ये 3 टॉपिक की अगर मैं खासकर बात करूं, तो ये टॉपिक ऐसे हैं बच्चे, अगर एक सेंटेंस पढ़ने के बाद आपको उसका हिंदी मीनिंग नहीं क्लिक हो रहा है ना, तो थोड़ी दिक्कत है। देखो, अब हिंदी मीनिंग से मेरा मतलब ये है कि बिल्कुल एग्जैक्ट मीनिंग भी नहीं, मतलब कि मान लो, देखो, हो सकता है कि एक सेंटेंस है, उसके अंदर कुछ एक वर्ड ऐसा लिखा है, उसका मीनिंग आपको नहीं पता, वो एक अलग चीज है। लेकिन सेंटेंस कहना क्या चाहता है, ये सेंटेंस पॉजिटिव सेंस के अंदर है या ये सेंटेंस कोई नेगेटिव सेंस के अंदर है, अगर आप इतना भी नहीं समझ पा रहे हो तो दिक्कत होगी बहुत ज्यादा, ठीक है। और ग्रामर के लेक्चर्स पहले कराने का मेरा उद्देश्य ही यही था कि थोड़ा 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 मैं आपको बिल्ड कर दूं, आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है बिल्ड कर दूं, ठीक है। इसलिए बेसिक बुक्स उठाओ, आप नॉवेल्स उठाओ। जो बच्चा अगर स्टार्ट करना चाहता है तो आप एटॉमिक हैबिट से जो है स्टार्ट करो, ठीक है। एटॉमिक हैबिट एक नॉवल है, आप उससे स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद कड़वा सच है, क्या है, एक मैं आपको लिख रहा हूं यहां पे, कड़वा सच। एक कड़वा सच ये है बच्चे, कि अगर आप आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैराजंबल्स को इंप्रूव अच्छे से करना चाहते हो, तो आपको न्यूज़पेपर रीड करना ही पड़ेगा। अब न्यूज़पेपर का मतलब ये भी नहीं है कि आप एकदम से जो है न्यूज़पेपर पे जंप कर जाओगे, नहीं भाई। आपकी अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आप डायरेक्ट न्यूज़पेपर पे जंप करोगे तो होगा क्या? उससे आप खुद को जज करना शुरू करोगे कि यार पता नहीं मेरी अंडरस्टैंडिंग इतनी है या नहीं है, मैं तो इस बात को भी समझ नहीं पा रहा, अरे मैंने ग्रामर कितने लेक्चर्स पढ़ लिए, अभी मैं इस बात को समझ में नहीं पा रहा। कोई बात नहीं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, पहले ही है आपकी बेसिक बुक। ये अगर आपको लगता है कि ये लेवल मेरे लिए ओके है, मैं समझ पा रहा हूँ, नॉवेल्स पे आ जाओ। अगर आपको लगता है कि लेवल भी ओके, मैं समझ पा रहा हूं, फिर आप जाके न्यूज़पेपर पे जंप करना, ठीक है। न्यूज़पेपर भी ऐसे नहीं कि द हिंदू ही सबसे पहले उठा लिया। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप इंडियन एक्सप्रेस भी उठा रहे हो, अगर आप इंडियन एक्सप्रेस भी उठा रहे हो तो ठीक है, इसके अंदर लैंग्वेज थोड़ी ठीक ठाक लिखी होती है, वोकैबलरी ओके ओके लिखी होती है, तो बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो अब ये न्यूज़पेपर उठाने के लिए मैं क्यों कह रहा हूं, या मैं क्यों रिकमेंड करता हूं बच्चों को कि न्यूज़पेपर आप पढ़ो या आदत डालो। देखो, एक ना जॉनरे की बात होती है, ठीक है, जॉनरे की बात होती है। भाई जॉनरे क्या है? भाई अगर मान लो मैं रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की बात करूं आपसे, तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के अंदर आपको नहीं पता कि आपके पेपर के अंदर किस जॉनरे से जो है वो कॉम्प्रीहेंशन आ जाए। हो सकता है कि वो कॉम्प्रीहेंशन हिस्ट्री से आ जाए, हो सकता है कि वो किसी फिक्शन से आ जाए, हो सकता है वो कॉम्प्रीहेंशन किसी टेक्नोलॉजी से आ जाए, किसी से भी आ जाए। अब हर बच्चे का ना अपना अपना इंटरेस्ट होता है। जैसे कि मुझे टेक वाला जो मेरा जॉनर है वो पढ़ने में बहुत मजा आता है।
अब मुझे उसके अंदर मजा आता है तो मैंने जाहिर सी बात है उसके अंदर ज्यादा रीडिंग भी की होगी, मैंने उसके अंदर थोड़ा सा समय भी लगाया होगा। तो हर अपने जॉनरे के ना अपने अपने वर्ड्स होते हैं। जैसे कि अगर मैं पॉलिटी की बात करूं, पॉलिटी एक आपका जॉनर है, पॉलिटी के एक अपने अपने कुछ स्पेसिफिक वोकैबलरीज होती है, ठीक है। हिस्ट्री की अपनी एक कुछ स्पेसिफिक जो है वोकैबलरीज होती है, ठीक है। आप लोगों की अगर मैं साइंस की बात करता हूं, साइंस की अपनी कुछ एक वोकैबलरी होती है, तो सबकी अपनी अपनी वोकैबलरी होती है। हर कोई हर किसी में जो है एक्सपर्ट नहीं हो सकता। लेकिन अगर मैं किसी बेसिक बुक की बात करूं या मैं किसी नॉवल की बात करूं, तो नॉवल होती है जो कि एक स्पेसिफिक जॉनरे को टारगेट कर रही होती है, ठीक है। और न्यूज़पेपर के अंदर क्या होता है, न्यूज़पेपर के अंदर आपको हर कॉलम के अंदर कहीं आपको हिस्ट्री की बात मिल जाएगी, कहीं आपको पॉलिटी की बात मिल जाएगी, कहीं आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात हो जाएगी। तो कम समय के अंदर जो है बहुत सारे आप जो है चीजों को पढ़ सकते हो। तो मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि न्यूज़पेपर थोड़ा सा पढ़ना शुरू करो, अगर समय है तो। अगर समय है तो, ठीक है। अगर समय है तो एहसान पूछा साइकोलॉजी ऑफ मनी पढ़ लो भाई, अगर पैसा कमाने में इंटरेस्ट है, ये सब चीजें अच्छी लगती है तो अच्छा है, ठीक है। तो इंडियन एक्सप्रेस आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो। आपको लगता है कि वो चीज, अब आपको लगता है कि भाई मैंने जो है 25-30 दिन जो है न्यू इंडियन एक्सप्रेस पढ़ लिया और मेरे को अच्छे से समझ में चीजें आ जाती हैं, तो फिर उसके बाद आगे जाके आप द हिंदू पे स्विच कर सकते हो। बच्चे गलती क्या करते हैं, अपने आप को तुर्रम खा समझते हैं, पहले दिन ही द हिंदू मंगा लेते हैं, फिर पागल हो जाते हैं कि भाई ये क्या हो रहा है, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा, खुद को जज करना शुरू कर देते हैं। और यकीन मानो, आपका जो लेवल है पेपर का वो बहुत कम है। वो इतना कम है आपके पेपर का लेवल कि आप बिना रीडिंग के भी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट ले लोगे, तब भी आप 200 में से 200 ले आओगे। लेकिन एज अ स्टूडेंट न्यूज़पेपर पढ़ना जो है वो ना केवल आपकी इंग्लिश इंप्रूव करेगा, आपको एक बेहतर ह्यूमन बीइंग भी बनाएगा, ठीक है। मैं अगर आज की डेट में मैं न्यूज़पेपर, ठीक है मैं पढ़ता हूं, बट उतना फ्रीक्वेंटली न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाता जितना मेरे पिताजी पढ़ते हैं। तो एज अ ह्यूमन अगर मैं खुद को और अपने पिताजी को कंपेयर करता ना, तो ही इज मच बेटर, वो मेरे से बहुत बेटर है, बहुत बेटर है, ठीक है। उनका अंडरस्टैंडिंग चीजों को लेकर मुझसे लाख गुना बेहतर है, ठीक है। मेरे फादर देखो, ठीक है, मेरे फादर जो है उतना ज्यादा एजुकेटेड नहीं है, बट ओके ओके एजुकेशन है, उतना ज्यादा एजुकेटेड नहीं है, बट उनका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग मुझसे फार बेटर है। यकीन मानो मुझसे बहुत अच्छा। क्यों? क्योंकि वो डेली बेसिस पे वो न्यूज़पेपर पढ़ने की उनकी आदत है। आपको न्यूज़पेपर एक बेहतर इंसान बनाता है, ठीक है, आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट होती है उससे। तो इसको हैबिट बनाना अपनी। और ऐसा नहीं है कि आप मेरे को बोल रहे हो कि चल मैंने तो 20 दिन रीडिंग कर ली है, मेरी तो इंप्रूवमेंट मुझे हो नहीं रही है। ये ऐसे नहीं होता, वक्त लगता है इसके अंदर। अब जो पैराजंबल्स मैं आप लोगों को कराऊंगा, मैं आपके हाथ में कुछ ऐसी ट्रिक्स दूंगा, ध्यान रखना, मैं आपके हाथ में कुछ ऐसी ट्रिक्स दूंगा जिसके अंदर बहुत कम समय के अंदर जो है आप एक सही ऑप्शन तक, सही आंसर तक पहुंच जाओगे। लेकिन अगेन, एक वो बच्चा जिसने जो है पहले समय लगाया है, जिसने जो है क्या कहते हैं रीडिंग पहले की है, उसका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो होगा, और एक बच्चा जिसने उतना समय नहीं लगाया, दोनों में फर्क आता है, दोनों में फर्क आएगा ही आएगा, ठीक है। बट जो ट्रिक्स जो है मैं आप लोगों को बताऊंगा, उसके अंदर चीजें बहुत सिंप्लीफाइड करके दूंगा, इस तरीके से दूंगा कि कट कट करके आप जो है निकालना सीख जाओगे। अगेन प्रैक्टिस बहुत लगेगी। अब प्रैक्टिस कैसे होगी, देखो, पैराजंबल्स के अंदर मैं दो दो लेक्चर्स आपके लेने वाला हूं। इसके एक लेक्चर आज लूंगा, एक लेक्चर संडे को लूंगा, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि संडे वाले लेक्चर के अंदर मैं कुछ और अलग से ट्रिक्स बता दूंगा, नहीं भाई, मैं और क्वेश्चंस की ही प्रैक्टिस कराऊंगा आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको मिरर ऑफ कॉमन एरर बुक दी हुई है, ठीक है। मिरर ऑफ कॉमन एरर मैंने आप लोगों को बुक दी है, उठाओ वो बुक, ठीक है। उसके अंदर से पैराजंबल्स की जो है प्रैक्टिस करना शुरू करो आराम से, बढ़िया से, ठीक है। आपको इंटरनेट पे बहुत क्वेश्चंस मिल जाएंगे जहां से आप जो है अपने पैराजंबल्स की प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। अब ये पैराजंबल्स होते क्या है? पैराजंबल्स होते हैं आप लोगों के जो इनको कोई PQRS के नाम से भी जानता है, ठीक है, PQRS भी बोलते हैं इनको। होगा क्या इसके अंदर, मैं जरा एक बार ब्लैक स्क्रीन लेता हूं, यहाँ पे मैं जरा ब्लैक स्क्रीन लेता हूं। यहाँ पे होता क्या है कि आपको सेंटेंसेस दे देते हैं, जैसे कि PQRS करके, पी के अंदर एक कुछ सेंटेंस दे दिया, क्यू के अंदर कुछ सेंटेंस दे दिया, आर के अंदर कुछ सेंटेंस दे दिया, एस के अंदर कुछ सेंटेंस दे दिया। और ये सारे जो सेंटेंस होते हैं वो जम्बल्ड होते हैं, ठीक है। ये जम्बल्ड होते हैं मतलब ऊपर नीचे होते हैं। आपको एक करेक्ट सीक्वेंस के अंदर, क्या, इनका एक करेक्ट सीक्वेंस के अंदर इनको जो है अरेंज करना पड़ता है, ठीक है। ये होते हैं हमारे पैराजंबल्स, ठीक है। मतलब कि ये जो पैराग्राफ हो गया हमारा, उस पैराग्राफ के कुछ सेंटेंसेस जो है वो जम्बल्ड है, आपको उनको करेक्ट सीक्वेंस के अंदर जो है वो लगाना है, ठीक है। तो इसकी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, ठीक है। सॉर्टेड है, ठीक है। चलो जी, बहुत बढ़िया। तो अब आगे की ओर प्रस्थान करते हैं।
तो सबसे पहले हमें करना क्या है, अब ये पैराजंबल सॉल्व करते वक्त हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें सेंटेंस की पकड़नी है ओपनिंग। क्या पकड़नी है, हमारा सबसे पहला जो काम होगा वो पकड़ना होगा ओपनिंग। ओपनिंग से मेरा क्या मतलब हो गया कि जो भी मुझे 4 सेंटेंसेस दिए हुए, इनमें से कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो कि स्टार्ट हो सकता है, इनमें से कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो कि स्टार्ट हो सकता है। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, यहाँ पे ये देखो जो बच्चे पूछ रहे कि पैराजंबल्स क्या होते हैं, यहाँ पे मुझे ए बी सी डी ये 4 सेंटेंसेस दिए। मेरा सबसे पहला काम क्या होगा, सबसे पहला काम होगा कि इनके अंदर ओपनिंग क्या होगी, इनकी शुरुआत कहां से हो सकती है, मुझे वो देखना है। जैसी मेरी शुरुआत मेरे हाथ में आएगी, और वो शुरुआत हाथ में आने के लिए हमारे पास क्या क्या ट्रिक्स है, क्या क्या चीजें हमें दिमाग में रखनी पड़ रही है। सबसे पहले फर्स्ट सेंटेंस हमें मिलेगा नाउन की हेल्प से। जैसे कि मान लो मैं आपसे कह रहा हूं एसपीसीसी, ठीक है, कि एसपीसीसी से बहुत सारे बच्चे जो है वो एसआरसीसी पहुंचते हैं, मैंने बोला, तो मैंने नाउन पहले एसपीसीसी को इंट्रोड्यूस किया है, उसके बाद मैं आगे प्रनाउन लगाऊंगा कि भाई इसके जो टीचर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, तो मैं वो इट लगा के जो है उसका प्रनाउन की बात करूंगा। तो पहले नाउन आएगा फिर प्रनाउन आएगा। तो अगर किसी सेंटेंस के अंदर पहले मुझे नाउन दिया हुआ है, ठीक है, तो मैं नाउन लगाऊंगा पहले, उसके बाद में प्रनाउन की तरफ आगे बढ़ूंगा। समझ रहे हो इस बात को। फिर उसके बाद मैं नेम्स की बात करूंगा कि भाई जैसे अगर मान लो किसी का नाम दिया हुआ है कि भाई राहुल, ठीक है, राहुल एक लड़का है, उसके बाद ही तो मैं उसका प्रनाउन लगाऊंगा ना, उसके बाद ही मैं उसका प्रनाउन लगाऊंगा। तो ये एक ओपनिंग मुझे मिल सकती है कि भाई अगर राहुल पहले दिया हुआ है उसके बाद उसका प्रनाउन है, तो पहले राहुल लिखना पड़ेगा फिर उसके बाद मैं ही लगाऊंगा। ठीक है। तीसरा हमें जो है फुल फॉर्म दी होती है, जैसे कि मान लो किसी सेंटेंस के अंदर दिया हुआ है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये पूरा नाम दिया हुआ है, आगे उसकी जो है शॉर्ट फॉर्म दी होती है WHO। ठीक है, तो आप पहले पूरे नाम को इस्तेमाल करोगे फिर उसकी शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल करोगे। ठीक है, देन उसके बाद आपको जो है मेन आइडिया पकड़ना होता है कि भाई जैसे कि गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की है, ठीक है, गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की है, तो उसके अंदर फिर वो बताएगा कि स्कीम क्या क्या है। ठीक है, फिर उस देखो सबसे पहले बताएगा कि स्कीम के अंदर क्या है, ठीक है, फिर उसके बाद आगे क्या बताएगा, उसके प्रोज एंड कॉन्स बताएगा, ठीक है, प्रोज एंड कॉन्स बताएगा। तो इस सीक्वेंस के अंदर चीजें चलती हैं। और चौथी चीज जो आपको सबसे ज्यादा दिमाग के अंदर रखनी है वो है आपके ऑप्शंस। वो क्या है, आपके ऑप्शंस। एक बात बताओ, जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन लेता हूं, मैंने देखा कि बी बी सी सी, मुझे ये पता चला कि भाई जो मेरी ओपनिंग होगी ना, देखो मेरे दिमाग के अंदर कैसे चलनी चाहिए चीजें, या अगर मैं रफ शीट पे जो लिखूंगा, मान लो जो पेपर सॉल्व करने के लिए आपके पास रफ एरिया जो होगा, उस रफ एरिया के अंदर मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा कि ओपनिंग करने के लिए मेरे पास क्या है, या तो बी है या तो सी है, इन दोनों से ही ओपनिंग होगी। अरे जनाब, जब ऑप्शन के ही अंदर आपको ए और डी से ओपनिंग नहीं दी हुई, तो मैं क्यों मत्था मारूंगा इसके अंदर, स्टार्टिंग के अंदर ही मैं मत्था नहीं मारूंगा, मुझे तो कम समय लगाना है ना। मैंने क्वेश्चन पढ़ा, मैंने दिमाग में देखा कि बी बी सी सी, मतलब सी और बी से ही ओपनिंग होगी, तो मैं बी और सी ही स्टेटमेंट पे ध्यान दूंगा खाली। इसलिए ऑप्शंस का साथ चलना, ऑप्शंस का पैरेलली चलना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ये ध्यान रखना, ये तो बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाला है आपको। ऑप्शन को, आपकी नजरें जो है वो ऑप्शन पे लगातार टिकी होनी चाहिए कि ऑप्शन क्या कह रहा है, ऑप्शन क्या कह रहा है, ऑप्शन क्या कह रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा काम होगा कि हमें ओपनिंग पकड़नी पड़ेगी कि ओपनिंग क्या है। यकीन मानो, आपने अगर सेंटेंस में यहाँ पे अपने जंबल के अंदर आपने ओपनिंग पकड़ ली, 70% तक काम आपका हो गया, 70% तक काम आपका हो गया। ठीक है, अब उसके बाद कुछ वर्ड्स होते हैं जो कि हमने कुछ कंजंक्शंस देखे थे, कुछ ऐसे वर्ड जो कि ना सिर्फ पेयर बनाते हैं, जैसे कि बट हो गया। ठीक है, जैसे कि मैं बोल रहा हूं कि वी ट्राइड टू टॉक टू हिम बट ही इग्नोर्ड अस, तो यहाँ पे दो बातों को जोड़ेगा। तो जाहिर सी बात है, बट से मेरा स्टार्ट नहीं हो सकता, हाउ एवर से मेरा स्टार्ट नहीं हो सकता, सो से मेरा स्टार्टिंग नहीं हो सकती, स्टिल से मेरी स्टार्टिंग नहीं हो सकती, कि भाई ये जो स्टिल है ये तो जोड़ेगा ना किसी चीजों को। बात समझ रहे हो कि भाई अगर मैं कह रहा हूं वी ट्राई टू कन्विंस हिम स्टिल ही डिड नॉट इन्वेस्टेड इन आवर कंपनी, तो यहां पे ये जो स्टिल है ये दो बातों को जोड़ेगा ना, स्टिल से ही थोड़ी ना कोई सेंटेंस स्टार्ट हो जाएगा मेरा। इस बात को समझ रहे हो। और अगर स्टार्ट होगा भी तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा अच्छा कंजंक्शन की तरह काम कर रहा है ये, तो अच्छा ये कंजंक्शन की तरह फील आएगी, वो धीरे धीरे आपको वहां पे फील आएगी। ठीक है, वो फील वहां पे आपको आएगी। तो आगे देखो, ऐसी एक ऑन द कॉन्ट्ररी हो गया, ऑल्सो हो गया, मोर ओवर हो गया, टू हो गया, इवन हो गया, दिस हो गया, दिस दैट दीज दो, ये सारे जो है ये पेयर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सब पेयर बनाते हैं। ठीक है, तो देखो मैंने सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या करी है आपसे, अब मैं यहाँ पे पूरा सार लिख रहा हूं, यहाँ पे मैं कंक्लूड कर रहा हूं चीजों को। ठीक है, यकीन मानना इस कंक्लूजन में ही सब कुछ छुपा है, इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा ट्रिक नहीं है।
इसके अलावा पैरा जंबल को सॉल्व करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा ट्रिक नहीं है, और यही ट्रिक सब कुछ है। क्या? सबसे पहला काम होगा ओपनिंग पकड़ना, ठीक है, ओपनिंग पकड़ना। इसके साथ ही पैरेलली थ्रू आउट, ध्यान रखना, जब तक मैं पैरा जंबल सॉल्व कर रहा हूं थ्रू आउट मेरे साथ क्या चलने चाहिए, ऑप्शंस का जो साथ होगा, ऑप्शंस का साथ हमारा चलना चाहिए, ठीक है, कि हर मूवमेंट पे, हर स्टेज पे, हर पॉइंट टू पॉइंट पे आप ऑप्शन को ध्यान रख रहे हो कि अच्छा ऑप्शन में फिर ये दिया हुआ, फिर ये दिया हुआ, फिर ये दिया हुआ, ठीक है। ओपनिंग मैंने पकड़ ली, ठीक है, ओपनिंग मैंने पकड़ ली। उसके बाद जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एक हमारा रूल होता है, उस रूल को हम क्या कहते हैं, जनरल टू स्पेसिफिक। जनरल टू स्पेसिफिक, हमेशा जब कभी भी हम बात करेंगे, हम नॉर्मल कॉन्वर्जेशन भी करते हैं, कोई जब कभी भी कुछ लिखता है तो पहले जनरल बात करता है, फिर उसके बाद वो स्पेसिफिक चीजों पे आता है, उसके बाद वो स्पेसिफिक चीजों पे आता है, ठीक है। बात समझ रहे हो? पहले मैं जनरल बात करूंगा भाई, मैं डायरेक्ट नहीं बोल दूंगा, मैं डायरेक्ट जाके नहीं बोलूंगा कि आई एम दिस ईयर ओल्ड, पहले मैं अपने को और जनरलाइज करके एक स्पेसिफिकेशन पे तो मैं बाद में आऊंगा, सबसे पहले बोलूंगा माय नेम इज भूपेंद्र, ठीक है, उसके बाद में और चीजों को स्पेसिफिक करूंगा। तो जब कभी भी कॉन्वर्सेशन होती है, हम जनरल बात पहले करते हैं, फिर हम स्पेसिफिक बात पे जाते हैं। और ये एक ऐसा रूल है मेरे बेटा, जनरल टू स्पेसिफिक एक ऐसा रूल है मेरा बेटा, जो कि आपके बहुत सारे पैराजंबल सॉल्व कर देगी, एटलीस्ट जो आपके एग्जाम का लेवल है वो तो उड़ा दोगे आप इसी से, ठीक है, ठीक है, ठीक है। गुड मॉर्निंग आदित्य है, गुड मॉर्निंग इसलिए क्योंकि आदित्य है कि सर मैं तो अभी बैकलॉग कंप्लीट कर रहा हूं और आज लाइव क्लास 3 बजे ही चल रही है। क्यों चल रही है 3 बजे लाइव क्लास आदित्य? बताना जरा आदित्य, 3 बजे लाइव क्लास क्यों चल रही है? क्योंकि आपको ध्यान ही नहीं रहता कि सर ग्रुप पे क्या भेज रहे हैं, सर ने टाइम टेबल भी भेजा है, ठीक है आदि, थोड़ा देखा करो यार, टाइम अपना ग्रुप वगैरह भी देखा करो, जो टाइम टेबल मैंने ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में लगाया है ना, उसको भी उठा के देखा करो, थोड़ी तकलीफ थोड़ी सी लिया करो यार, तकलीफ वगैरह थोड़ी सी तो किया करो। अब मैं सारी चीजें थाली में सजा के थोड़ी दूंगा। चलो आगे आ जाओ। उसके बाद जो हमारे पेयर्स बनते हैं, हमारे पेयर्स भी हमारे कैसे बनते हैं, जैसे कि चीजें जो होती है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर लगी होती है, जैसे कि सेंटेंस के अंदर हमारे कुछ डेट्स हमें गिवन होती है कि भाई और 1948 के अंदर ये किया उसने, फिर उसके बाद 1950 के अंदर ये किया, तो जाहिर सी बात है 1948 वाली बात पहले करोगे, फिर 1950 वाली बात करोगे, है ना। ऐसे ही फर्स्ट होता है, फर्स्टली होता है, देन होता है, ये सब पेयर्स बनाते हैं, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन का पेयर बनता है। अब एक बात बताओ, यहाँ पे द बॉय लिखा हुआ है, ठीक है, ही इज द बॉय, फिर उसके बाद आगे हु लिखा होगा ना, तो अगर आपका डायरेक्ट आप हु पढ़ रहे हो तो हु से कैसे स्टार्ट हो जाएगी चीज, आपको पता होगा कि पहले इसका कोई एंटीसीडेंट तो होगा ही, पहले इस हु के लिए कोई ना कोई एंटीसीडेंट होगा, तभी ये हु वाली बात आएगी, इसका मतलब इससे पहले कोई ना कोई बात है, इससे पहले कोई ना कोई बात है, तो वो बात ढूंढोगे कि ये हु लगा किसके लिए, हुम किसके लिए लगा है, विच किसके लिए लगा है, दैट किसके लिए लगा है। इसलिए तो रिलेटिव प्रोनाउंस भी हमने पढ़े थे, समझ रहे हो भाई। मैं चाहता तो डे 1 भी पैराजंबल्स आपको कराता, पर उतनी अंडरस्टैंडिंग, उतनी डेप्थ नहीं मिलती, क्योंकि अब ग्रामर एक सर्टेन लेवल तक हम लेके आ चुके, तो थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आपकी बनेगी, ठीक है। ऐसे ही हमारा सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का एक पेयर होता है, ठीक है, कोरिलेटिव कंजंक्शंस का हमारा पेयर होता है, जैसे कि ईदर का आपका और के साथ पेयर बनता है, ठीक है, नीदर का आपका नॉर के साथ पेयर बनता है, ठीक है, नीदर का आपका नॉर के साथ पेयर बनता है, तो ये पेयरिंग भी आपको बहुत जो है क्या कहते हैं हेल्प करेगी। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है आपके ए एन दा, ओए होए ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है भाई। अगर मैं आपसे बोल रहा हूं अ गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अ स्कीम, ठीक है, सबसे पहले अगर मैं गवर्नमेंट ने जो स्कीम लॉन्च करी उसका इंट्रोडक्शन करूंगा, आ से जो चीजें लिखते हैं हम, ए लगा के जो चीजें लिखते हैं वो इंट्रोड्यूस होती है, तो ए आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगी, द स्कीम, फिर मुझे क्या लिखना पड़ेगा, द स्कीम एम्स टू जो भी उसके अंदर होगा, ठीक है, द स्कीम एम्स टू दिस। तो यहां पे पहले मैंने जो चीज लिखी, मैंने जनरल बात करी है, पहले मैंने जनरल बात की है, फिर उसके बाद मैंने उसको स्पेसिफिक किया, फिर उसके बाद मैंने उसको क्या किया, स्पेसिफिक किया। बात समझ रहे हो? तो हमेशा ये जो मैंने आप लोगों को एक रूल बताया है कि जनरल टू स्पेसिफिक होके ही जाएंगे, तो यही बात है, जनरल टू स्पेसिफिक होना ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे, ठीक है। उसके बाद आपकी कहीं ना कहीं एंडिंग कैसी हो रही होगी, कुछ फाइनली से, इवेंचुअली, दस करके, हेंस करके, देयरफॉर करके, दैट इज वाई, कंक्लूजन, इस तरीके से चीजें कंक्लूड होती हुई दिख रही होंगी। तो कंक्लूजन जाहिर सी बात है कि वो हमारा एंडिंग पार्ट होगा। ऐसे ही हमारा इन द एंड भी लिखा होगा, इन द एंड कहीं पे लिखा हो सकता है। तो इन सब चीजों से हमारा क्या होता है, हमारी एंडिंग होती है, ठीक है।
जरूरी नहीं है कि ये सब लिखा है तो एंडिंग ही होगी, बस ये एक तरीके की हिंट है कि अगर ये लिखा है तो हो सकता है कि एंडिंग है। ठीक है, समझ रहे हो सकता है कि एंडिंग है। अब क्वेश्चंस करेंगे एक एक करके, आपके दिल और दिमाग के अंदर जो है बहुत क्लैरिटी आप लोगों को मिलेगी। तो पहले अगर क्वेश्चंस करने के लिए आप मुझे इजाजत दे रहे हो तो जरा चैट के अंदर इजाजत के साथ एक हार्ट वाला इमोजी जरा बना के देना। चैट के अंदर इजाजत के साथ हार्ट वाला इमोजी बना के दो जरा। एलिमिनेशन भी करेंगे बच्चे, एलिमिनेशन ही सिखाऊंगा अभी मैं आपको, एलिमिनेट करना ही सिखाऊंगा बच्चे। अर्पणदीप चिंता मत करो, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो अब आक्रमण करना शुरू करेंगे। तो मैंने देखा, अभी मैंने एक भी सेंटेंस नहीं पढ़ा, मैंने कुछ नहीं पढ़ा। मेरी सबसे पहली नजर किस पे गई? ऑप्शंस पे गई। सबसे पहली नजर मेरी किस पे गई? ऑप्शंस पे गई। क्यों? क्योंकि मुझे करना क्या है, मुझे ओपनिंग चलानी है, मुझे ओपनिंग निकालनी है। तो ओपनिंग में निकालूंगा तो मैं रफ शीट पे क्या लिखूंगा कि भाई बी से ओपनिंग हो रही है और सी से ओपनिंग हो रही है, मतलब कि बी और सी इन दोनों में से ही कोई ओपनिंग होगी और इन दोनों में से ही मुझे देखना है, इन दोनों में से ही मुझे देखना है। ठीक है, तो अब मैं कैसे देखूंगा? तो मैं बी वाली स्टेटमेंट को पढ़ूंगा। एडवर्टाइजमेंट्स कैन बी एक्सट्रीमली यूजफुल इफ दे आर ऑनेस्ट। एडवर्टाइजमेंट जो है वो बहुत यूजफुल होंगी अगर वो जो है ईमानदार हो, बहुत ही ऑनेस्ट हो। ठीक है, अच्छा, तो ये बी की बात हो गई। तो मुझे बी पढ़ के लग रहा है कि हो सकता है कि ये ओपनिंग हो। एक बार मैं सी की भी बात करता हूं। अगर मान लो सेंटेंस मेरा सी से ही डायरेक्ट स्टार्ट हो रहा है, टीनेजर्स आर स्पेशली वनरेबल टू सच एडवर्टीजमेंट। टू सच एडवर्टीजमेंट, भाई कौन सी एडवर्टीजमेंट? टू सच एडवर्टीजमेंट, ऐसी कौन सी एडवर्टीजमेंट? मुझे तो इसमें क्लैरिटी नहीं है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इससे पहले कोई बात हो रखी होगी। ऐसी देखो, ये कह रहा है कि जो टीनेजर्स है वो बहुत ही वल्नरेबल होते हैं, ऐसी एडवर्टीजमेंट में से ऐसी कौन सी, इसका जिक्र पहले किया होगा। तो जाहिर सी बात है सी से मेरी ओपनिंग नहीं हो सकती, मेरी सी से ओपनिंग नहीं हो सकती। इसका मतलब क्या होगा? अब देखना अर्पणदीप, मैंने क्या किया, ऑप्शन नंबर 4 और ऑप्शन नंबर 3 ये मैंने गेम से एलिमिनेट कर दिए कि भाई जब मेरी सी से ओपनिंग हो ही नहीं सकती तो मैं ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4 पे क्यों मत्था मारूंगा। मैंने आपको क्या बोला कि मेरा ऑप्शंस के ऊपर थ्रू आउट दिमाग लगेगा ही लगेगा, मेरा ऑप्शंस के ऊपर थ्रू आउट दिमाग लगेगा ही लगेगा। एहसान लिख रहे हैं कि सर चीजें मेरे सर के ऊपर से जा रही है। इतनी बात बताओ अभी, एहसान अभी मुझे बताएंगे कि क्या ये चीज आपको समझ में आई कि मैंने सी को क्यों एलिमिनेट किया। अभी मैंने आपको प्रैक्टिकली सॉल्व करवाया ही नहीं है, अभी मैंने बस थ्योरी वाला पार्ट बताया है। ठीक है, प्रैक्टिकली जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो चीजें इंप्रूव होगी। मैंने सी को क्यों एलिमिनेट किया, ये बात क्लियर हुई आपको? ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। तो मुझे पता चल गया कि मेरी बी से ओपनिंग होगी, बी से ओपनिंग होगी तो भाई मेरे ऑप्शन के अंदर क्या है, मेरे पास जो है ए और ये मतलब 1 और 2, मतलब कि देखो अब मुझे क्या देखना है कि या तो बी के साथ सी आएगा और या तो बी के साथ ए आएगा। अगर मुझे क्लैरिटी मिल गई कि बी के साथ मेरा सी आएगा, बी के साथ मेरा ए आएगा, तो बात मुझे बहुत अच्छे से पच जाएगी। तो देखो मैं बी वाली स्टेटमेंट को पढ़ता हूं वापस। एडवर्टीजमेंट कैन बी एक्सट्रीमली यूजफुल इफ दे आर ऑनेस्ट। अब उसके बाद जरा मैं सी पढ़ता हूं। टीनेजर्स आर स्पेशली वल्नरेबल टू सच एडवर्टीजमेंट। ठीक है, ये मैंने एक बार पढ़ के देखी, एक बार मैं जरा ए को भी पढ़ के देखता हूं। दे कैन हेल्प यू डिसाइड द राइट प्रोडक्ट फॉर यू। अब एक बात बताओ, अगर मैं सी को देख रहा हूं और अगर मैं आपको ए को देख रहा हूं, तो इन दोनों में से मुझे जनरल बात कौन सी लग रही है कि ज्यादा जनरल, कि भाई पहले हमने ये लिखा कि जो एडवर्टीजमेंट होती है वो बहुत यूजफुल है, बहुत लाभदायक है अगर वो बहुत ईमानदारी से लिखी गई हो तो। ठीक है, उसके बाद अगर मैं कह रहा हूं आपसे कि ये हमें हमारा राइट प्रोडक्ट चूज करने में हेल्प करेगी। ठीक है, जो टीनेजर्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा वल्नरेबल होते हैं ऐसी एडवर्टीजमेंट पे से। इन दोनों में से ए और सी में से जनरल बात कौन सी लग रही है? जाहिर सी बात है ए लग रही है, जाहिर सी बात है मुझे ए लग रही है। तो यहां पर मेरा बी के बाद मुझे ए लिखना है, यहां पे बी के बाद मुझे ए लिखना है कि भाई बी के बाद मेरा ए आएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से मैं अपना जो है आगे बढ़ जाऊंगा, इस हिसाब से मैं अपना आगे बढ़ जाऊंगा, मैं डायरेक्ट ऑप्शन तक पहुंच गया कि भाई मेरा ऑप्शन नंबर 2 ही करेक्ट है। ठीक है, अभी और जब मैं और क्वेश्चंस लूंगा तो ये और डेप्थ के अंदर क्लियर होती हुई चली जाएगी। ठीक है, सिर्फ एक क्वेश्चन से पूरा पैराग्राफ क्लियर नहीं होता, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर करके स्मार्ट हम बनते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन लेते हैं और उसको समझने की कोशिश करेंगे। देखो भाई क्या लिखा है, सबसे पहले मैं देखूंगा ऑप्शंस को, ए बी सी डी। ए बी सी डी चारों ही है भाई, ए बी सी डी। इसका मतलब तो ये हो गया कि अगर मुझे ओपनिंग भी पता चल गई ना, अगर मुझे ओपनिंग भी पता चल गई तो भी जो है मैं आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर जाऊंगा।
तो सबसे पहले अगर मैं एक की बात करूं, आर अम्यूजमेंट्स हैव लिटिल जेस्ट इफ वी इंगेज इन देम इन सॉलिट्यूड। वो ये कह रहा है कि जो हमारे अम्यूजमेंट्स है, जो हमारी खुशियों के पल है, उसका रस खत्म हो जाएगा अगर हम उनके जो है अकेले के अंदर ही जो है वो पड़े रहेंगे। हम अकेले में ही अगर पड़े रहेंगे तो उनका रस खत्म हो जाएगा। तो हो सकता है कि दिस कुड बी एन ओपनिंग, मुझे ऐसा लग रहा है अभी कि ऐसा हो सकता है। ठीक है, आगे देखो, फ्रेंडशिप इंक्रीजेस हैप्पीनेस एंड डिमिनिशेस मिजरी। ये कह रहा है कि जो फ्रेंडशिप होती है वो हमारी खुशियों को बढ़ाती है और जो हमारे दुख होते हैं उनको कम करती है। तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी इसकी भी है कि हाँ भाई ये भी मेरी ओपनिंग हो सकती है। ठीक है, अब उसके बाद इट डबल्स। भाई क्या डबल, इट डबल, क्या डबल? इससे तो मेरी ओपनिंग नहीं होगी ना। अभी एहसान में सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग की बात कर रहा हूं, मैं अभी बाकी पे बढ़ा ही नहीं कि भाई इट डबल, क्या डबल? इट डबल्स आर जॉय। ये हमारी जो है जॉय को, हमारी खुशियों को बढ़ाता है। क्या बढ़ाती है? तो जाहिर सी बात है इससे पहले कुछ ना कुछ जिक्र हुआ होगा, मतलब कि सी मेरी ओपनिंग नहीं हो सकती। ठीक है, अब उसके बाद when we do well it is delightful to have friends who are pleased with our success। when we do well it is delightful to, तो मतलब कि डी से भी मेरी ओपनिंग नहीं हो सकती भाई, it is delightful to have friends। तो कहीं ना कहीं फ्रेंड्स को और पहले जिक्र किया हुआ है, फ्रेंड्स की बात और पहले कहीं ना कहीं जिक्र की हुई है, तो मैं डी से भी ओपनिंग नहीं बना सकता। तो मतलब कि देखो, ऑप्शन से मेरा सी और मेरा ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी तो ऐसे ही खत्म हो गए। मेरा ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी तो वैसे ही खत्म हो गए। अब भाई देखो, यहां पे मैंने डी को क्यों काटा? मैंने डी को यूं काटा, ये कह रहा है कि जब हम अच्छा करते हैं ना तो ये बहुत अच्छा होता है कि हमारे फ्रेंड्स जो है वो हमारी सक्सेस से खुश होते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स की बात हो रही है, उससे पहले और जनरल बात की हुई है कि फ्रेंडशिप इंक्रीजेस हैप्पीनेस एंड डिमिनिशेस मिजरी। ठीक है, कि भाई फ्रेंडशिप जो है वो हमारी खुशियों को बढ़ाती है और दुखों को कम करती है। तो इससे और ज्यादा जनरल बात मेरे पास है, फॉर दैट रीजन मैं डी के साथ जा ही नहीं सकता। ठीक है, अब मुझे देखना है कि ए और बी में से मेरी ओपनिंग क्या होगी। तो देखो भाई, आर amusements have little zest if we engage in them in solitude। ठीक है, हमारी जो खुशियां है वो उसका रस हमें नहीं मिलता। ठीक है, उसका रस जो है वो खत्म हो जाता है अगर हम सॉलिट्यूड जो है अकेले के अंदर पड़े रहे। ठीक है, फ्रेंडशिप इंक्रीजेस हैप्पीनेस एंड डिमिनिशेस मिजरी। फ्रेंडशिप जो है वो हैप्पीनेस इंक्रीज करती है और क्या कहते हैं, दुख को कम करती है। ठीक है, तो अब ये बी, अब अगर मैं आगे देखता हूँ सेकंड ऑप्शन के साथ अगर जाता हूँ, बी के साथ अगर मैं डी करता हूं तो इट डबल्स। तो देखो ये बात तो मुझे समझ में आ रही है कि ये जो इट लगा है ना, ये फ्रेंडशिप के लिए ही लगा है। ये जो इट लगा है ये फ्रेंडशिप के लिए ही लगा है। तो कहीं ना कहीं बी और सी का मेरा पेयर तो बन रहा है, बढ़िया पेयर बन रहा है। एक बार मैं ए और बी को भी चेक कर लेता हूं कि भाई आर amusements have little zest if we engage in them in solitude। when we do well it is delightful to have friends। यहाँ पे फ्रेंड्स की बात है, यहाँ पे कुछ अम्यूजमेंट की बात हो रही है, तो कुछ पेयर ऐसा बन नहीं रहा। तो यहाँ पे बी सी डी ए जो है ये मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा। बी सी डी ए जो है ये मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही है, सही है। अभी और लूंगा, अभी और डेप्थ के अंदर आप आगे बढ़ोगे, ये अंडरस्टैंडिंग आपकी और क्लियर होगी, अभी ये और क्लियर होगी, समझना इस बात को। ठीक है, थर्ड देखते हैं भैया क्या कह रहा है। ओपनिंग देखो, बी बी डी सी, मतलब कि मुझे बी सी और डी इन तीनों में से देखना है कि ओपनिंग क्या होगी। देखो, लद्दाख इज द कोल्ड डेजर्ट विद अ लो एवरेज एनुअल रेनफॉल। ठीक है, ओपनिंग हो सकती है, पॉसिबिलिटी है। ठीक है, 10, भाई 10 से तो मेरी होगी नहीं। दिस वॉज बिकॉज मतलब ये जो है इनकी वजह से हुआ, ये लिख रहा है दिस वॉज बिकॉज, ये शिवांग नॉर्फेल जो है, ये मतलब जो भी साइंटिस्ट जो जिनका भी नाम लिखा हुआ है कि इनकी वजह से। भाई दिस वॉज बिकॉज मतलब कुछ ना कुछ पहले जिक्र होगा, तो भाई ना ही मेरा सी ओपनिंग बन सकती, ना ही मेरी डी ओपनिंग बन सकती। तो मेरी जो ये ऑप्शन नंबर 4 है, ऑप्शन नंबर जो सी है, ये वैसे ही काट दूंगा। अब यहाँ पे देखो इसने क्या किया कि भाई बीसी और बीसी ये तो फिक्स ही है दोनों के अंदर, बीसी और बीसी तो मेरा फिक्स ही है। तो अब चलते हैं जरा बी के बाद सी पढ़ के देखते हैं। अब देखो, अब मैं पूरा पैरा जंबल पढ़ रहा हूं, ऑप्शंस को एलिमिनेट करने के बाद मैं पूरा पैरा जंबल पढ़ रहा हूं कि भाई लद्दाख इज द कोल्ड डेजर्ट विद द लो एवरेज रेनफॉल, विद द लो एवरेज एनुअल रेनफॉल। लद्दाख जो है वो एक सूखा रेगिस्तान की तरह होता है जहां पे जो एनुअल रेनफॉल है वो बहुत ही कम होती है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या बोला, सी जाना है। thus glaciers have been the main source of water for people। तो इसलिए यहाँ पे जो ग्लेशियर्स है, लद्दाख के अंदर जो ग्लेशियर्स है वही उनका मेन सोर्स ऑफ वाटर है। ठीक है, बीसी। अब मुझे देखना है कि मेरा डी पहले आएगा या मेरा एक पहले आएगा, कहानी शॉर्ट। हाउ एवर
when areas in Leh began to experience water shortage, life did not grind the halt. वो ये कह रहा है कि अगर ले के अंदर पानी की शॉर्टेज आती भी है तब भी यहाँ पे जो है तब भी यहाँ पे लाइफ रुकती नहीं है. ऐसा इसलिए, दिस इज बिकॉज शेवांग नॉर्फल, अ रिटायर्ड सिविल इंजीनियर, केम अप विद द आइडिया ऑफ आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स. कि भाई ये जो शेवांग नॉर्फल थे जो कि रिटायर्ड सिविल इंजीनियर थे, इन्होंने आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स का जो है वो आइडिया दिया था. तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, यहाँ पे हमारा जो ये दिस वाज बिकॉज है, ये तो हमारी एंडिंग होगी, डी से हमारी एंडिंग होगी, तो ऑप्शन नंबर बी जो हमारा करेक्ट हो जाएगा. ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा. सॉर्टेड. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. सही है, सही है, सही है, सही है. आगे चलो. और देखो ये जो पैराजंबल्स है, ये अभी तक सीयूईटी में जो पूछा है उसके कंपैरिजन में थोड़े से ऊपर तो है. सीयूईटी के तो बिल्कुल बच्चे वाले आते हैं, मेरे को ऐसा लगता है कि भाई 6th क्लास के बच्चे सॉल्व करवा रहे हो. ठीक है, सीयूईटी के जो एक्चुअल पैराजंबल है बहुत बेसिक आते हैं, बहुत ज्यादा बेसिक. ठीक है, आ जाओ. अब अगेन मैं देखूंगा सी ए सी, मतलब कि ए और सी में से मुझे पता लगाना है कि मेरी ओपनिंग होगी क्या. ठीक है, क्या कह रहा है, द इंटरेस्ट रेट्स ऑफर्ड डिपेंड्स ऑन द बैंक डिपॉजिट अमाउंट एंड द टेन्योर यू चूज. द इंटरेस्ट रेट, देखो स्पेसिफिक, द इंटरेस्ट रेट का मतलब होगी कुछ स्पेसिफिक इंटरेस्ट रेट की बात कर रहा है. ठीक है, अब इंटरेस्ट रेट जो है वो कई चीजों पे मिलता है. गोल्ड के ऊपर भी आपने, हो सकता है कि गोल्ड आपने जमा किया हो सकता है आपकी कोई एफडी हो. ये किसी स्पेसिफिक इंटरेस्ट की बात कर रहा है, तो स्पेसिफिक चीजों से तो हम स्टार्ट करेंगे नहीं. एक बार सी को पढ़ते हैं. देखो, वन ऑफ द बेस्ट वेज टू सिक्योर योर मनी इज बाय इन्वेस्टिंग इन फिक्स डिपॉजिट. ये मेरी ज्यादा जनरल बात है कि भाई के बेस्ट वे जो है अपने पैसे को सिक्योर करने का वो क्या है, आपको एफडी करा लेनी चाहिए. तो सी मेरी ओपनिंग बनेगी, यहां से सी मेरी ओपनिंग बनेगी, ए से मेरी ओपनिंग हो नहीं सकती. तो इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 मेरे गेम से बाहर हो गए. अर्पण बच्चे, क्या आप एलिमिनेट कर पा रहे हो? क्या आप एलिमिनेट कर पा रहे हो? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. ठीक है, तो ये चीज है. अब जरा आगे चलो. तो मुझे ये देखना है कि सी से मेरी ओपनिंग हो गई. ठीक है, अब मुझे ये पता लगाना है कि सी के बाद डी आएगा या सी के बाद ए आएगा. ये मेरा टास्क है. ठीक है भाई, ये कह रहा है कि एक बार सी के बाद डी पढ़ के देखते हैं. अंडर द फिक्स डिपॉजिट स्कीम, द डिपॉजिटर डिपॉजिट द मनी ओनली वंस एट द टाइम ऑफ द ओपनिंग अकाउंट. ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, द इंटरेस्ट रेट्स ऑफर डिपेंड ऑन द बैंक डिपॉजिट अमाउंट एंड द टेन्योर यू चूज. यार देखो, अगर मैं एक बात करूं, मान लो मैं ये कह रहा हूं कि वन ऑफ द बेस्ट वे टू सिक्योर योर मनी इज बाय इन्वेस्टिंग इन फिक्स डिपॉजिट, कि भाई सबसे अच्छा जो जरिया है अपने पैसे को सिक्योर करने का वो है फिक्स डिपॉजिट. ठीक है, उसके बाद आप फिक्स डिपॉजिट को थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे ना कि फिक्स डिपॉजिट में क्या होता है कि द डिपॉजिटर डिपॉजिट द मनी ओनली वंस एट द टाइम ऑफ ओपनिंग ऑफ द अकाउंट, कि भाई जब भी उसका खाता खुलता है उस टाइम पे वो अपना पैसा इकट्ठा करता है, अपना पैसा जो है वो जमा करता है. तो यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट को और थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया कि देखो, एक तो पहले मैंने स्कीम बता दी कि स्कीम क्या है, उसके बाद मैंने इस स्कीम को एक्सप्लेन कर दिया आगे. तो उसके कंपैरिजन में मेरा हो क्या रहा है, अगर मैं जनरल टू स्पेसिफिक बात करूं, देखो डी मेरी एक बात है और ए मेरी एक बात है. डी और ए में से जो ज्यादा जनरल बात है वो क्या है, वो है इस फिक्स डिपॉजिट को और एक्सप्लेन करना. फिर उसके बाद बात करेगा कि हाँ भाई जो भी इंटरेस्ट की बात होगी वो उसकी बात करेगा. अब देखो, अब जरा इसको और जरा दिमाग में समझना. अगर मैं इसको भी पढ़ता हूं, it not only helps you to save the money but also helps you to earn a substantial interest on it. क्या? A substantial interest on it. It is not only helps you save the money but also helps you to earn a substantial interest on it. ठीक है, ये substantial interest भी जो है देता है. उसके बाद इस इंटरेस्ट की बात की है भाई, ये जो इंटरेस्ट पहले जिक्र हुआ है उसके बाद उस इंटरेस्ट को स्पेसिफिक किया है. ठीक है, तो इसका मतलब मेरे को ये क्लैरिटी मिल गई. देखो, अगर सी के बाद आपको ये भी नहीं पता चल रहा ना कि मेरा डी आएगा या ए आएगा, ठीक है, कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा और पढ़ा करो. आपको ये पता चल गया कि चाहे कुछ भी हो, सी के बाद चाहे कुछ भी आए, बी के बाद मेरा ए ही आना तय है. क्योंकि पहले यहां पे इंटरेस्ट को जो है वो इंटरेस्ट की ओपनिंग हुई है, इंटरेस्ट के बारे में जिक्र हुआ है, फिर इंटरेस्ट को स्पेसिफिक किया है. तो बी के बाद मेरा ए ही आना तय है. और वो कहां पे है, क्या मेरा यहां पे देखो
ए के बाद बी दिया हुआ है, यहाँ पे उल्टा दिया हुआ है, फॉर दैट रीजन मैं इसके साथ नहीं जाऊंगा, मैं ऑप्शन नंबर ए के साथ जाऊंगा, सी डी बी ए, सी डी बी ए के साथ मैं जाऊंगा। ठीक है, अब जब भी देखो हमेशा ध्यान रखना, एक करेक्ट ऑप्शन पे पहुंचने के बाद ना हमेशा से एक आदत डाल लो, एक बार चारों सेंटेंसेस को सीक्वेंस में पढ़ना। अगर मैं पढ़ रहा हूं, वन ऑफ द बेस्ट वेज टू सिक्योर योर मनी इज बाय इन्वेस्टिंग इन फिक्स्ड डिपॉजिट। ठीक है, अंडर द फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम द डिपॉजिटर डिपॉजिट्स द मनी ओनली एट वंस एट द टाइम ऑफ ओपनिंग ऑफ द अकाउंट। It is not only helps you save the money but also helps you to earn a substantial interest on it. The interest rates offered depend on the bank deposit amount and the tenure you choose. ये करेक्ट जो है फ्लो आएगा इसका। बताओ भाई, बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है तो चैट के अंदर 3 हार्ट की इमोजी भेजना जरा, चैट के अंदर 3 हार्ट की इमोजी। बताओ भाई, सही है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसका मतलब ये है कि वो जो जनरल टू स्पेसिफिक है ना, जनरल टू स्पेसिफिक जो चीज है ये बहुत है। अर्पण कह रहे सर इतने इजी आएंगे एग्जाम में, एग्जाम के लेवल से ऊपर है ये वाले जो मैं आपको करा रहा हूं। ठीक है, तो एग्जाम का लेवल तो मतलब बहुत ही बेकार है। ठीक है, मतलब बहुत इजीली कर जाओगे उसको तो। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। अब देखते हैं भाई क्या देखना है। सबसे पहले ऑप्शंस देखा, ए मतलब सॉरी बी बी ए बी, मतलब कि ए और बी में से मुझे पकड़ना है कि मेरी ओपनिंग क्या होगी। आगे आ जाओ भाई, ए को पढ़ते हैं। स्कूल्स आर क्लोज फॉर द क्रिसमस एंड विंटर ब्रेक एट दिस टाइम ऑफ द ईयर। एट दिस टाइम, एट दिस टाइम कौन सा टाइम? एट दिस टाइम कौन सा टाइम? अभी समझ में नहीं आया किस टाइम की बात हो रही है, तो मतलब कि इससे ओपनिंग नहीं होगी, इससे ओपनिंग मेरी नहीं होगी। एक बार बी को देखो, क्रिसमस एंड न्यू ईयर आर द, देखो क्रिसमस एंड न्यू ईयर आर द टाइम ऑफ द ईयर टू सेलिब्रेट। क्रिसमस और न्यू ईयर जो है वो टाइम है सेलिब्रेट करने का। उसी टाइम का जिक्र यहां हुआ है कि इस टाइम पे जो है वो स्कूल बंद होते हैं क्रिसमस और विंटर ब्रेक के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब बी से तो मेरी ओपनिंग हो ही नहीं, सॉरी ए से तो मेरी ओपनिंग हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि इसके अंदर तो दिस टाइम है, इसके अंदर तो दिस टाइम दिया हुआ है, और इस दिस टाइम से पहले वो जो टाइम है उस टाइम का जिक्र हुआ है, तो ए से तो मेरी ओपनिंग नहीं होगी। तो जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है, मेरा ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी गेम से बाहर। ठीक है जी, चल कर दिए गेम से बाहर। अब हमें पता लगाना है, देखो बी के बाद ए आएगा, बी के बाद ए आएगा, सॉर्टेड है, पढ़ के देख लेते हैं। फिर उसके बाद मुझे ये पता लगाना है कि मेरा ए के बाद डी आएगा या ए के बाद मेरा सी आएगा। मेरी कहानी खत्म, कहानी खत्म। पढ़ते हैं जरा बी को। क्रिसमस एंड न्यू ईयर आर द टाइम ऑफ द ईयर टू सेलिब्रेट। उसके बाद ए, स्कूल्स आर क्लोज फॉर द क्रिसमस एंड विंटर ब्रेक एट दिस टाइम ऑफ द ईयर। ठीक है, ये दोनों बात जो है आगे पीछे आगे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद देखते हैं सी और डी को पढ़ते हैं। फॉर द सेकेंड टाइम इन अ रो, फॉर द सेकेंड टाइम इन अ रो we are likely to see restrained celebration for fear and the fear of the pandemic rising it ugly head again. ठीक है, all over the city winter carnivals and Christmas bazaars led fun and warmth in the cold. अब देखो, अगर मान लो मुझे सी और डी में से, मुझे सी और डी में से ये पता करना हो कि मेरी एंडिंग किससे होगी, मेरी एंडिंग किससे होगी, तो आप क्या कहोगे? अगर सी और डी में से मैं कहना चाहूं कि मेरे एंडिंग किससे होगी, एक बार आप बताओ। अब आप बताओ जरा। सर आपके लेक्चर सफिशिएंट है ना सीयूटी के लिए? बस यार मैं पढ़ा ही सीयूटी के लिए रहा हूं, तो सफिशिएंट क्यों नहीं होंगे? जाहिर सी बात है, डी से हमारी एंडिंग होगी। वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि ऐसा दूसरी बार हो रहा है लगातार कि भाई सेलिब्रेशन करने में ना मैं थोड़ा सा डर लग रहा है, क्योंकि पेंडेमिक जो है, जो ये कोविड के टाइम का, देखो कोविड के टाइम का किसी न्यूज़पेपर के आर्टिकल का ये निकाल के डाला होगा। ठीक है, कि वो जो पेंडेमिक के टाइम पे वो जो डर था, वो डर जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है। ये इससे मेरी एंडिंग होगी, इससे मेरी एंडिंग होगी। देखो ये तीन चीजें ना एक साथ आपको फील होंगी, ये तीन चीजें एक साथ आपको फील होगी कि भाई क्रिसमस और जो नया साल है, ये साल का वो समय जब हम सेलिब्रेट करते हैं। स्कूल जो इस टाइम पे बंद होते हैं क्रिसमस के लिए, विंटर ब्रेक के लिए। ठीक है, पूरी सिटी के अंदर देखो, ऑल ओवर द सिटी विंटर कार्निवल्स लगते हैं, क्रिसमस के बाजार लगते हैं, लेट फन। ठीक है, बड़ा ही ठंड के अंदर बड़ा मजा आता है। लेकिन फॉर द सेकंड टाइम इन अ रो वी आर लाइकली टू सी रिस्ट्रेन सेलिब्रेशन फॉर फियर ऑफ द पेंडेमिक राइजिंग इट्स अगली हेड अगेन। ठीक है, जो पेंडेमिक का डर है वो वापस से जो निकल के आ रहा है। इसका मतलब ये है कि डी से कहीं ना कहीं हमारी एंडिंग होगी। फॉर दैट रीजन मेरा ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा। बात समझ रहे हो? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
आ गया हो इसी बात पे। क्या कह रहा है भाई? इट इज अ पार्क, अच्छा सॉरी, इट इज अ पार्क, सॉरी, पहले मैं ये तो देख लूं, बी डी ए डी, मतलब कि मुझे ए बी और डी में से बताना है कि मेरी ओपनिंग क्या होगी। ठीक है जी। इट इज अ पार्क, इट इज अ पार्क क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर। इट इज अ पार्क, भाई कौन सा पार्क? इट इज अ पार्क, कौन सा पार्क? तो ए से तो मेरी ओपनिंग होगी नहीं, प्रोनाउन पहले आएगा नहीं। ठीक है, आगे आ जाओ, बी को देखते हैं। वन डिफरेंस इज दैट इट इज मेड। अब देखो इट इज मेड, भाई क्या मेड, क्या मेड? तो बी से भी मेरी ओपनिंग नहीं होगी, हटा दो। मतलब कि मेरी डी से ओपनिंग तय है, डी से मेरी ओपनिंग तय है। इसका मतलब ये है कि ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर ए ये मेरे गेम से बाहर हो गए। ठीक है, अब मुझे क्या पता करना है कि मेरे डी के बाद ए आएगा या डी के बाद बी आएगा, इसको देखते हैं जरा। अच्छा जी, तो डी से मेरी ओपनिंग है, डी क्या कह रहा है? अ न्यू पार्क, देखो, अ न्यू पार्क कॉल्ड भारत दर्शन पार्क हैज बीन थ्रोन ओपन टू द पब्लिक इन न्यू दिल्ली। भारत दर्शन पार्क जो है वो पब्लिक के लिए नई दिल्ली के अंदर ओपन कर दिया है। ठीक है, इट इज अ पार्क क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर वी हैव सीन। ठीक है, उसके बाद देखो, ये तो ए की बात होगी, अगर डी के बाद में बी लगाता, अनदर डिफरेंस इज दैट इट इज, सॉरी बी 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 लगाना था। वन डिफरेंस इज दैट इट इज मेड फ्रॉम नियरली 250 टन ऑफ स्क्रैप। ठीक है, एक बड़ा डिफरेंस ये है, एक बड़ा डिफरेंस ये है कि भाई ये जो है 250 टन, जो हमारा 250 टन जो कूड़ा उससे बनाया गया है। अगर तुम ए और बी को देखोगे, ए और बी को देखोगे तो इन दोनों में से ज्यादा जनरल बात कौन सी है? इट इज अ पार्क क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर वी हैव सीन, या फिर वन डिफरेंस इज दैट इट इज मेड फ्रॉम नियरली 250 टन ऑफ स्क्रैप। इन दोनों में से मेरा ए और बी में से जो है स्पेसिफिक क्या कहते हैं, जनरल बात कौन सी है? ए जनरल। तो जाहिर सी बात है कि मेरा डी के बाद ए ही आएगा। तो डी के बाद अगर मेरा ए ही आएगा बेटा, तो ऑप्शन नंबर 2 मेरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब जरा मेरा ऑप्शन नंबर 2 तक मैं पहुंच गया, एक बार पूरे को मैं रीड करूंगा। क्या है भाई? अ न्यू पार्क कॉल्ड भारत दर्शन पार्क हैज बीन थ्रोन ओपन टू द पब्लिक इन न्यू दिल्ली। ठीक है, उसके बाद इट इज अ पार्क क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर वी हैव सीन। वन डिफरेंस इज दैट इट इज मेड फ्रॉम नियरली 250 टन्स ऑफ स्क्रैप। अनदर डिफरेंस अनदर डिफरेंस इज दैट इट इज पावर्ड बाय विंड एंड सोलर एनर्जी। सॉर्टेड। ठीक है, लास्ट ईयर के पैराजंबल तो इससे भी इजी था, मैं वही कह रहा हूं, सीयूईटी में पैराजंबल बहुत इजी आते हैं, और अगर हल्का सा लेवल अप हुआ तो इसी लेवल पे आके मिलेगा। ठीक है, इससे ऊपर नहीं जाएगा, चिंता मत करो। आगे देखो भाई, आगे देखो बेटा, अब देखते हैं जरा, वापस से ओपनिंग पकड़ते हैं, बी डी बी। ठीक है, मतलब कि मुझे बी और डी के अंदर देखना है कि मेरी ओपनिंग क्या होगी। ठीक है, आगे आ जाओ, बी को देखते हैं। इन रूरल कम्युनिटीज द कस्टम्स आर मोर यूनिफॉर्म। इन रूरल कम्युनिटीज द कस्टम्स आर मोर यूनिफॉर्म। ठीक है, अभी पढ़ के एकदम से क्लिक नहीं हुआ कि भाई हो गया नहीं होगा। डी को पढ़ते हैं। द प्रैक्टिसेस, कह रहा है द प्रैक्टिसेस ऑफ चाइल्ड रियरिंग वेरी फ्रॉम कल्चर टू कल्चर। ठीक है, जो बच्चे पालने की जो प्रैक्टिस है वो कल्चर टू कल्चर जो है वो वेरी करती है। ठीक है, अब देखो, कल्चर टू कल्चर वेरी करती है, रूरल कम्युनिटीज के अपने कस्टम्स है और डेवलप सोसाइटीज के अपने। तो देखो, सबसे पहले बच्चे बच्चे पालने की प्रैक्टिस की बात होगी, तो ये डी मेरी ज्यादा जनरल है, डी मेरी ज्यादा जनरल है, फॉर दैट रीजन डी से मेरी ओपनिंग होगी। मतलब कि ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर ए ये मेरा खत्म हो गया। अब मुझे देखना डी के बाद मेरा ए आएगा या डी के बाद मेरा बी आएगा। ठीक है, डी के बाद मेरा ए आएगा, डी के बाद मेरा बी आएगा। तो जरा एक बार रीड करके देखते हैं। द प्रैक्टिस ऑफ चाइल्ड रियरिंग वेरी फ्रॉम कल्चर टू कल्चर। ठीक है, बट इन डेवलप्ड सोसाइटीज द चाइल्डहुड आर मोर एडोलसेंस इन इज एक्सटेंडेड इन रूरल कम्युनिटीज। देखो, अब यहां पे देखो, अगर तुम ये यहां देखोगे, बट इसको देखोगे, तो बट से पहले कोई ना कोई बात होगी। तो बट से पहले कोई ना कोई बात क्या होगी कि भाई रूरल कम्युनिटीज की बात हुई है और डेवलप्ड सोसाइटीज की बात हुई है, कि रूरल कम्युनिटीज के जो कस्टम्स है वो बहुत यूनिफॉर्म है, लेकिन डेवलप्ड सोसाइटीज द चाइल्डहुड आर एडोलेसेंस इज एक्सटेंडेड। तो इतना मुझे पता चल गया, इतना मुझे पता चल गया कि भाई देखो, डी से मेरी ओपनिंग होगी और कहीं ना कहीं बी के बाद जो है मेरा ए आएगा, बी के बाद मेरा ए आएगा। तो यहां पे देखो, बी के बाद मेरा ए आएगा, तो बी के बाद मेरा ए जो है वो इसके अंदर ही दे रखा है, इसके अंदर तो मुझे उल्टा दिया हुआ है, ए के बाद बी दिया हुआ है। तो ये तो मेरा ऑप्शन नहीं होगा, मेरा करेक्ट जो होगा ऑप्शन नंबर 3 बनेगा। क्या दो बात समझ में नहीं आई? क्या दो बात समझ में नहीं आई? बट इन रूरल कम्युनिटीज द कस्टम्स आर मोर यूनिफॉर्म। रियांश कह रहे कि सर बी भी तो जो है वो जनरली लग रहा है। अगर आप डी और बी को ध्यान से देखोगे, वो कह रहे हैं कि बच्चे बच्चे पालने का जो कल्चर है वो
वो अलग अलग कम्युनिटीज के अंदर, अलग अलग कल्चर के अंदर जो है वो वेरी करता है, ठीक है। और अलग अलग कम्युनिटीज की बात कौन कौन सी की है, रूरल और डेवलप्ड सोसाइटीज, ठीक है। वो बोल रहा है कि रूरल के जो कस्टम्स है वो बड़े यूनिफॉर्म है, और क्या कहते हैं जो डेवलप सोसाइटीज है उनके अलग है, ठीक है। पैराजम्बल्स मतलब रीअरेंजमेंट, यस, पैराजम्बल्स मतलब रीअरेंजमेंट, पैराजम्बल कह लो, रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस कह लो, कुछ भी कह लो। सॉर्टेड। रियांश क्लियर है भाई? डन। आगे देखो, फिर से देखते भाई, बी डी सी डी, मतलब कि मुझे बी सी और डी में से ओपनिंग पकड़नी है, तो भाई पहले बी पकड़ लेते हैं। इट ऑल्सो प्रोवाइड, क्या प्रोवाइड, हटा भाई, इट का तो जिक्र पहले होगा। इट इज द रोड, भाई इट इज द रोड, कौन सा रोड, कोई जिक्र नहीं है पहले, मतलब इससे ओपनिंग हो ही नहीं सकती, इसका मतलब ओपनिंग तो डी से ही होगी। ओपनिंग डी से होगी तो मेरा ऑप्शन नंबर 3 गेम से बाहर, ऑप्शन नंबर ए मेरा गेम से बाहर, इसको हटा दो भाई। चलते हैं भाई जरा डी को पढ़ के देखते हैं। अब देखो, पढ़ने की शुरुआत कहां से हो रही है, जब हम आधा पैराजम्बल सॉल्व कर चुके तब तो हम पढ़ रहे हैं। बच्चे क्या करते हैं, 3-4 बार पढ़ते रहेंगे, उनको मिलाने की कोशिश करते रहेंगे, तो इसी में पूरा समय कर देना, फिर बाकी ये क्वेश्चन कब सॉल्व करोगे। फिर वो जो बच्चे आते हैं ना, चल मेरे को तो टाइम ही नहीं मिला, मेरा तो पूरा पेपर ही सॉल्व नहीं हो पाया, कैसे होगा जब बार बार 4-4 बार 5-5 बार पैराजम्बल ही पढ़ते रहोगे, तो कैसे होगा, ठीक है। कम पढ़ना और आउटपुट पे पहुंचना है। तो देखो, द रोड इज वन ऑफ द ग्रेट फंडामेंटल इंस्टीट्यूशंस ऑफ द मैनकाइंड, यहां से तो मेरी ओपनिंग होगी, ठीक है, यहां से तो मेरी ओपनिंग होगी। अब द रोड पढ़ के बच्चे बोलेंगे सर कुछ स्पेसिफिक, ये तो स्पेसिफिक कर दिया, कुछ जनरल बात तो नहीं दे रखी। अरे जनरल बात नहीं दे रखी तो क्या इसके अलावा ए से ओपनिंग थोड़ी करोगे, ए से ओपनिंग थोड़ी करोगे, और ए से ओपनिंग कर कैसे दोगे जब ऑप्शन में नहीं दे रखा। ए से ओपनिंग कर कैसे दोगे जब ऑप्शन में नहीं दे रखा। अभी मेरा टारगेट क्या है, ओपनिंग तक पहुंचना, जो कि मेरा बी और सी तो कर ही नहीं रहा, तो जाहिर सी बात है ओपनिंग तो डी से ही होगी, ओपनिंग डी से होगी तो ठीक है, डी से होगी, कर लेते हैं भाई, ओपनिंग हमने डी से कर दी। तो आगे देखते हैं, द रोड इज वन ऑफ द ग्रेट फंडामेंटल इंस्टीट्यूशन ऑफ मैनकाइंड, ठीक है। जो रोड है वो मैनकाइंड का बहुत बड़ा फंडामेंटल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। अब उसके बाद मुझे देखना है कि डी के बाद मेरा बी आएगा या डी के बाद मेरा सी आएगा, ठीक है। इट इज द रोड विच डिटरमाइंस द साइट ऑफ मेनी सिटीज एंड ग्रोथ एंड नरिशमेंट ऑफ ऑल। इट ऑल्सो प्रोवाइड, भाई देखो डी के बाद मेरा सी तो आएगा, इसमें तो ये कह रहा है कि ये जो है ये भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। भाई ये सी के अंदर तो ये थोड़ा सा और क्लियरली उसको समझा रहा है कि जो रोड है ये डिटरमाइन करता है मेनी सिटीज एंड ग्रोथ ऑफ नरिशमेंट ऑफ ऑल, इट ऑल्सो प्रोवाइड फ्रेमवर्क। तो इसमें तो ये हो रहा है कि जो रोड है वो ये भी प्रोवाइड करता है, ऑल्सो प्रोवाइड, तो ऑल्सो प्रोवाइड वाली बात तो बाद में ही आएगी ना, ऑल्सो प्रोवाइड वाली बात तो बाद में ही आएगी ना, तो इसका मतलब है पहले सी आएगा फिर मेरा बी आएगा, ठीक है। ओपनिंग मेरी डी से हो ही रही है, तो डी सी बी ए ये मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा, हाँ या ना। ऑप्शन नंबर 4, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया 4। ये देखो आनंद ने कितनी बढ़िया बात और बोली, देखो मैं वहां तक पहुंचा नहीं, आनंद पहुंच गया अलग अलग तरीके से कि सर ए से जब फाइनली बात हो रहा है तो ए से हमारा एंडिंग भी होगा, तो जाहिर सी बात हम ए से एंडिंग भी कर सकते थे, हम ये भी देख सकते थे इसके बाद कि भाई डी मुझे ओपनिंग मिल गया, अगर मुझे नहीं भी पता चल रहा तो यहाँ पे सी दे रखी है, यहाँ पे एंडिंग मेरी ए दे रखी है, तो फाइनली से मेरी एंडिंग होगी, तो मैं ऐसे भी ऑप्शन के तरीके से आगे बढ़ सकता हूँ, ठीक है। तो आपने एक चीज देखी कि नाउन प्रोनाउन का कॉम्बिनेशन, जनरल टू स्पेसिफिक का एक कॉम्बिनेशन, प्लस बार बार ऑप्शन पे नजर रखना, यही एक चीज है जो कि आपको करेक्ट आंसर तक लेके पहुंचेगी, यही एक चीज है जो कि आपको करेक्ट आंसर तक लेके पहुंचेगी। बात मानते हो नहीं मानते हो, बात मानते हो नहीं मानते हो, बोलो भाई, ये बात मानते हो या नहीं मानते हो, मानते हो, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात, मानोगे कैसे नहीं, मेरे स्टूडेंट हो भाई, मानोगे। देखो अब आगे आ जाओ, बी ए डी बी, मतलब कि मुझे किस में पता लगाना है, ए बी और डी, इन तीनों में देखना है कि मेरी ओपनिंग क्या होगी, ठीक है। सर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से डर लग रहा है, लेंथी 4 आरसी कैसे करेंगे, इससे इससे पहले जो है एक बच्चे का मेरे पास मैसेज आया था कि सर मुझे पैराजंबल से बहुत डर लगता है, मुझे लगता है कि अब वो डर खत्म हो गया, ऐसे ही रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का डर भी खत्म कर दूंगा, ठीक है। यह एक चीज ध्यान रखना, आज से अब आप लोगों को एक बात जो है दिमाग में रख लेनी है, डेली बेसिस पे एटलीस्ट 2 पैराजंबल सॉल्व करोगे ही करोगे, ठीक है। मैं लिख भी देता हूं, स्टार्टिंग में लिख देता हूं इस बात को, स्टार्टिंग में ही ये बात लिख देता हूं कि डेली एटलीस्ट 2 पैराजंबल, एक सेकंड में इसको ना क्लीन कर देता हूं, इसको क्लीन कर रहा हूं, ठीक है। और यहां पे अब लिख रहा हूं डेली, ताकि जो बच्चा डायरेक्ट नोट ही उठाना है, ऐसे बच्चे भी होते हैं डायरेक्ट नोट ही उठाते हैं, वो वीडियो ही नहीं देखते,
डेली 2 पैराजंबल्स सॉल्व करने ही है। ठीक है, ये मैं, आज कौन सी तारीख है भाई, आज कितनी तारीख है, 6 दिसंबर, 6 दिसंबर को ये बात कह रहा हूं। डेली बेसिस पे 2 पैराजंबल सॉल्व करने, और जब हम रीडिंग कॉम्बिनेशन करेंगे तो डेली बेसिस पे 2 रीडिंग कॉम्बिनेशन सॉल्व करने ही करने। ठीक है, उससे आदतें आपकी जो सुधरेंगी, उससे आप जो है प्रैक्टिस में आ जाओगे। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। ABD इनमें देखना है हमें। फर्स्टली इट प्रोवाइड्स, क्या प्रोवाइड्स, कौन प्रोवाइड्स, ए से तो ओपनिंग होगी नहीं, हटाओ भाई, तो मतलब कि ये ऑप्शन तो मेरा गया। बी देख लेते हैं। द नोज इज द प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर बिटवीन द आईज दैट सर्व्स एज द एंट्रेंस टू द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ठीक है, जो नोज है वो प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर है एक हमारी आंखों के बीच में, जो कि ओपनिंग है। ठीक है, एंट्रेंस है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का। तो हो सकता है, लेकिन अभी मैंने डी पढ़ा नहीं है, मैं डी भी पढ़ूंगा। अपार्ट फ्रॉम एयर फिल्टरिंग इट क्लीन्स, इट ऑल्सो क्लीन्स, कौन क्लीन करता है भाई, इट कौन, किसकी बात हो रही है, कोई जिक्र नहीं है। तो ये भी मेरी ओपनिंग नहीं होगी, इसका मतलब है बी से ही मेरी ओपनिंग होगी, बी से ही मेरी ओपनिंग होगी, तो ऑप्शन नंबर 3 भी मेरा गेम से बाहर हो गया। तो अब मुझे देखना है कि भाई बी के बाद ए आएगा, अच्छा बी के बाद ए तो आना तय ही है, बी के बाद ए तो आना मेरा तय ही है, तो पढ़ते हैं ना अब जरा, बी और ए को एक साथ पढ़ेंगे। द नोज इज द प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर बिटवीन द आईज दैट सर्व्स एज द एंट्रेंस टू द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ठीक है, जो नोज है वो बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है आंखों के बीच में, जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो है हमारा एंट्रेंस है। ठीक है, ए पढ़ते हैं। फर्स्टली इट प्रोवाइड्स एयर फॉर रेस्पिरेशन। देखो जाहिर सी बात है बी के बाद मेरा ए ही आना है। क्या, सबसे पहले तो देखो, पहले नोज के बारे में जिक्र किया कि नोज बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, फिर उसके बाद कह रहे हैं कि सबसे पहले ये जो है एयर एयर जो है रेस्पिरेशन के लिए प्रोवाइड करता है। ठीक है, सेंस ऑफ स्मेल हमें देता है, और एयर की फिल्टरिंग करता है, उनको गर्म करता है और उसे मॉइस्चरिंग करता है। तो जाहिर है, बिल्कुल कट टू कट क्लियर है कि बी के बाद मेरा ए ही आना तय है। ठीक है भाई, बी के बाद मेरा ए भी आना तय है। अब देखते हैं कि भाई फॉर इनहेलेशन इट हैज 2 कैविटीज। इनहेल करने के लिए इसके अंदर 2 कैविटीज है, 2 छेद है। ठीक है, सेपरेटेड फ्रॉम वन अदर बाय द वॉल ऑफ कार्टिलेज कॉल्ड सेप्टम, उसको सेप्टम बोलते हैं। अपार्ट फ्रॉम एयर फिल्टरिंग, देखो ध्यान से समझना बेटा, यहां पे है क्या, यहां पे अगर तुम ध्यान से देखोगे, नोज की इंपॉर्टेंस की बात होगी, इट प्रोवाइड्स, ठीक है, एयर फॉर रेस्पिरेशन। ठीक है, कंडीशंस, द एयर बाय एयर फिल्टरिंग, ये एयर फिल्टरिंग भी करता है, ये एयर फिल्टरिंग भी करता है। एयर फिल्टरिंग के अलावा, एयर फिल्टरिंग के अलावा इट ऑल्सो क्लीन्स इट सेल्फ फॉरन डेब्रिज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इनहेलेशन। ठीक है, सांस लेने से जो और भी गंदगी आती है उनको भी क्लीन करता है। तो देखो इसका मतलब यह है कि ए के बाद तो मेरा डी ही आएगा, ए के बाद मेरा डी ही आना तय है। देखो यहाँ पे बात क्या है, बात ये है, वो ये कह रहा है कि सबसे पहले नोज के बारे में बताया कि नोज बड़ा इंपॉर्टेंट एक जो है आइस के बीच में दिया हुआ है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का हमारा पहला एंट्रेंस होती है। ठीक है, ये जो है हवा प्रोवाइड करता है रेस्पिरेशन के लिए, सांस लेने के लिए, सेंस ऑफ स्मेल देता है। ठीक है, और एयर को जो फिल्टर करता है, गर्म करता है, मॉइस्चर करता है। ठीक है, एयर के फिल्टर के अलावा, एयर को फिल्टर करने के अलावा ये क्लीन भी करता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ए के बाद मेरा डी आएगा, और ए के बाद मेरा डी कहां दे रखा है, इसके अंदर दे रखा है। यहां तो ए के बाद मेरा सी दे दिया, यहां पे ए के बाद मेरा डी दिया हुआ है। फॉर दैट रीजन मेरा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। समझ रहे हो, समझ रहे हो, BADC, यस, BADC, यस, ऑप्शन नंबर 1। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है सर, पैराजंबल कितने मार्क्स के आएंगे, देखो पैराजंबल्स किसी किसी शिफ्ट के अंदर 3 क्वेश्चन मतलब कि 15 नंबर का भी दिखा हुआ है, किसी किसी शिफ्ट के अंदर 2 ही क्वेश्चन दिखे हुए, किसी किसी के अंदर 4 क्वेश्चन भी दिखे हुए। तो कोई सर पैर नहीं है, CUET का कोई सर पैर नहीं था इससे पहले तक। ठीक है, पता नहीं इस साल कोई एग्जामिनर के दिमाग पे कोई अच्छा शांत इंसान बैठे, किसी किसी की पूजा करके वो बैठे, किसी की आराधना करके वो बैठे, घर से लड़बड़ के ना आया हो तो आपका पेपर अच्छा बन जाए। ठीक है, नहीं तो भैया पता नहीं क्या ही पेपर बनाते ये लोग। मुझे तो ऐसा लगता है कि कुछ सोचते नहीं है क्या ये पेपर बनाने से पहले कि मैं क्या बना रहा हूं। CDDB मतलब कि B, C और D में से ओपनिंग देखनी है भाई, BCD में से ओपनिंग देखनी है। तो देखते हैं भाई, BCD में से ओपनिंग देखती है, देखनी है हमें, तो क्या होगा।
सी देखते हैं भाई, एट लास्ट ही अराइव्ड, कौन अराइव्ड? सी से तो ओपनिंग होगी नहीं। बी पे आ जाओ, द होस्ट वेलकम हिम, किसको वेलकम किया भाई? कुछ नहीं पता, इससे भी ओपनिंग नहीं होगी। ग्रेट प्रिपरेशंस वर मेड फॉर आमिर ऑफ इस्फाहान्स जर्नी टू शिराज। देखो, आमिर ऑफ इस्फाहान्स जो है वो किसी हो सकता है, किसी कंट्री के अंदर किसी पद का नाम हो, ठीक है। उसके लिए बहुत सारी प्रिपरेशन की गई, क्योंकि वो जो है शिराज की उसकी जर्नी के लिए बहुत प्रिपरेशन की गई। तो मतलब कि डी से मेरी ओपनिंग होगी। डी से अगर मेरी ओपनिंग होगी तो ऑप्शन नंबर 4 गेम से बाहर है, ऑप्शन नंबर 1 मेरा गेम से बाहर है। और ऑप्शन, अब देखो यहां पे मुझे पता चल रहा है कि डी के बाद सी आएगा, डी के बाद सी आएगा, तो डी के बाद सी आएगा, तो पढ़ के देखते हैं ना। ग्रेट प्रिपरेशंस वर मेड फॉर आमिर ऑफ इस्फाहान्स जर्नी टू शिराज। एट लास्ट ही अराइव्ड एट द ब्यूटीफुल सिटी, ठीक है, वो फाइनली जो है ब्यूटीफुल सिटी आ गया। अब देखो, ब्यूटीफुल सिटी आ गया, अब उसके बाद द होस्ट वेलकम हिम वार्मली। सिटी आने के बाद होस्ट जो है वेलकम करेगा उसको वार्मली, बट इंस्टेड ऑफ आस्किंग द गेस्ट टू रेस्ट ही सेड आई हैव अरेंज टू टेक यू फॉर शिकार। देखो एक बात बताओ, कोई ग्रेट पर्सनालिटी किसी दूसरे स्टेट के अंदर गया, तो सबसे पहले जो है उसको वार्म वेलकम किया जाएगा ना, उसके उसके पहुंचने के बाद वहां पे वार्म वेलकम किया जाएगा। उसके बाद उसको कहा जाएगा कि भाई चलो ठीक है, आप रेस्ट मत करो, ठीक है। रेस्ट ना कहते हुए उसको डायरेक्ट हम बोलेंगे कि भाई क्या कहते हैं, आ जाओ, मैंने आपके लिए शिकार अरेंज किया है। ऐसे थोड़ी होगा कि कोई एयरपोर्ट से उतरते उसका हाथ पकड़ के बोल दिया आजा, मैंने तेरे लिए शिकार जो है तैयार कर रखा है, शिकार पे चलते हैं। ऐसे थोड़ी होगा, पहले आओगे, गले मिलोगे, है ना, उसका वार्म वेलकम करोगे कि बहुत बहुत अच्छा लगा आप यहाँ पे आए, बहुत अच्छे से एंजॉय करेंगे, फिर उसके बाद आप बोलोगे कि चलो अब हम शिकार पे चलते सीधा यहाँ से। ऐसी होगा, कायदे से तो ऐसी होगा, है ना। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट होगा। क्या दो बात समझ में नहीं आई? ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है जनाब, तो आज की क्लास को इतने ही रखते। वैसे कि खैर देखो, मुझे आगे भी कराना था, बट कोई बात नहीं, एक काम करता हूं, पीडीएफ के अंदर ना आगे के क्वेश्चंस डले हुए होंगे ये, ठीक है। पीडीएफ के अंदर आगे के क्वेश्चंस डले हुए होंगे, कितने डले होंगे मैं बता देता हूँ भाई। लगभग लगभग 25 तक डले हैं, ठीक है, 25 तक डले हैं, ठीक है। आप सबसे पहले इनको खुद अटेम्प्ट लेना, सारे क्वेश्चंस को, ठीक है, इन सारे क्वेश्चंस को खुद अटेम्प्ट लेना। और उसके बाद एंड में इनका क्या कहते हैं, इनका आंसर जो है मैं हैंड रिटन करके डाल दूंगा कि 11th का आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा, तो आप उससे मैच करते रहना, ठीक है। उसके बाद कल वाली क्लास जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी संडे को जो है मैं आगे से स्टार्ट करा दूंगा, इसी पॉइंट से स्टार्ट करा दूंगा। कोई दिक्कत परेशानी? हर्ष कह रहे सर आपको 1.5x में देखने की हैबिट हो गई है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो, तो आज वाले लेक्चर को फिर यहीं पे करते हैं, यहीं तक रखते हैं, और बाकी का हिसाब किताब अपन संडे को करेंगे अपना, ठीक है। बाय एवरीवन, टेक केयर, टेक केयर, टेक केयर, टेक केयर, बाय बाय। नोट्स तो बनाने ही है, सबके नोट्स बनाने हैं।